हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन केमिस्ट्री में, क्लास 12th में। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। इसके पहले हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, उसके उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। जैसा कि आप जानते हो कि अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। I mean, solubility means maximum amount of solute, specific amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent, ठीक है, at the given specific temperature, particular temperature पर ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा solute solvent में dissolve हो जाए particular temperature पर, that is called solubility. So that is the simple definition. तो इस सॉल्युबिलिटी को हम दो टाइप से पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी हम लिक्विड के टर्म्स में, क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट हम लिक्विड लेके चलेंगे जनरली। तो उस सॉल्वेंट में अपन सॉलिड को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, गैस भी डिज़ोल्व हो सकती है, जैसे सॉल्ट इन वाटर एंड एनी गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर कैन बी डिज़ोल्व। तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी में सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कैसे सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होता है, कोई चीज़ इनसॉल्युबल होती है। यहाँ पर लिखा है पोलर, पोलर मतलब यदि सॉल्यूट पोलर नेचर है, पोलर नेचर मतलब उसमें आयंस हैं, प्लस माइनस चार्ज है, और सॉल्वेंट भी पोलर है, दोनों एक जैसे हैं, तब वो सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे NaCl Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, और Cl माइनस होता है, वो पोलर है, और वाटर भी H प्लस और OH माइनस वो भी पोलर है। तो सॉल्ट आराम से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। उसी प्रकार नॉन पोलर और नॉन पोलर, जैसे ऑयल, केरोसिन इन पेट्रोल, ठीक है ना। तो जो ऑयल्स है वो आपस में डिजॉल्व होते हैं। ऑयल्स के होते हैं नॉन पोलर नेचर के होते हैं, कोवलेंट नेचर का होता है, नेचर के होते हैं। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर होंगे, एक जैसे होना चाहिए, तब भी वो सॉल्युबल हो जाएंगे। मगर यदि वो अलग अलग हो गए, एक हो गया पोलर मतलब वाटर और एक हो गया नॉन पोलर जैसे ऑयल, तो वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि हम कम ज़्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी, सॉलिड एंड लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होगी कि ज़्यादा, ये डिस्कस करेंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब इंक्रीज किया हमने टेम्परेचर, तो ए और बी दो चीज़ लिखिए। ए यदि एंडोथर्मिक है, यदि सॉल्युबिलिटी प्रोसेस यदि हम घोल रहे हैं और वो क्या है, एंडोथर्मिक नेचर है, उस एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन है वो क्या है, जैसे एंडोथर्मिक है, उस केस में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यदि हम जरा सा गर्म पानी कर दें, थोड़ा सा वार्म वाटर कर दें, तो हम देखते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी प्रोसेस, यदि एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है उसमें से, और यदि उसके बाद भी हम हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि ली-चाइटलियर प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, जो यदि इक्विलिब्रियम है वो बैक साइड शिफ्ट हो जाएगा, जो 11th में पढ़ा हुआ है अपन ने। तो एक्सोथर्मिक यदि हीट निकल रही है और जबरदस्ती आप हीट दे रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, प्रोसेस बैकवर्ड हो जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर यदि कम ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो इफेक्ट। प्रेशर को कम या ज़्यादा होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पर। इसका रीज़न ये है क्योंकि सॉल्युबिलिटी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। दोनों क्या है, प्रेशर यदि हम बढ़ाते हैं या प्रेशर कम करते हैं तो प्रेशर का दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स भी कंप्रेस नहीं होते, वो हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं। लिक्विड के भी बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, तो कंप्रेस होंगे नहीं तो प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे नो इफेक्ट on the solubility process. Okay, now next number 2, gas in liquid, ठीक है।
अभी हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे, आपसे पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हम डिजोल्व करना चाह रहे हैं वाटर में। तो इसका जो प्रेशर है P मतलब प्रेशर ऑफ CO2, और भी गैस हो सकती है, मगर यदि CO2 की बात करेंगे अपन, उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, मतलब उसी का केवल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का। हर गैस अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करती है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यदि CO2 है तो CO2 का प्रेशर जितना होगा, जितना CO2 का प्रेशर होगा वाटर पे, उतना ही CO2 इसमें डिजोल्व होते जाएगी। XCO2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही CO2 इसमें, नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिजोल्व होते जाएंगे। यही इसमें गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है। और इसको डिफाइन किया था हेनरी ने, तो हेनरीज लॉ के नाम से जाना जाता है, हेनरीज लॉ। ठीक है, अपन इसको समझेंगे क्या है हेनरीज लॉ। क्या लिखा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, जैसे ये CO2 गैस, इन लिक्विड जैसे वाटर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ऑन लिक्विड सरफेस। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा पर्टिकुलर गैस का, उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उस गैस की होते जाएगी उस सॉल्वेंट में। मैथमेटिकली इसको अपन देखेंगे, इसी को मैथमेटिकली आप देखिए, P इज प्रोपोर्शनल टू X। अब P क्या है, P तो है पार्शियल प्रेशर, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वो कितना गया, वो गैस कितनी गई, उसको हम X मतलब मोल फ्रैक्शन से डिनोट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा KH, मतलब कांस्टेंट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो P इक्वल टू KHX, ये हमेशा याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है ये। P मतलब पार्शियल प्रेशर, X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, मतलब डिजॉल्व कितनी अंदर, कितनी चली गई वाटर में या सॉल्वेंट में, और KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। KH इज हेनरीज कांस्टेंट। Now we will understand about Henry's constant KH। KH की सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे, तो इसकी यूनिट बार, CGS यूनिट में बार, SI यूनिट में पास्कल होगी। जैसे KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब P इक्वल टू KH अपॉन X होता है, तो KH इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन X। तो P मतलब प्रेशर की यूनिट बार या पास्कल हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो KH की यूनिट वही हो जाएगी जो प्रेशर की यूनिट है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। जैसे ही गैस होगी उस हिसाब से KH की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। उसके बाद KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन X। यदि P को कांस्टेंट मान लिया जाए, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन X। इसका मतलब यदि KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद अपन ये देखें, ये अपन को समझना है, जैसे P जो है, P इज प्रोपोर्शनल टू KH, P इक्वल टू KH X होता है, X जैसे कांस्टेंट माने, तो P इज प्रोपोर्शनल टू KH, और PV इक्वल टू nRT होता है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू KH हो गया, और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन X। ठीक है, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कम होगी। लिखा भी हुआ है मैंने कि T टेम्परेचर यदि ज़्यादा है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आप, टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं एग्जाम में कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, ठीक है, वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल होते हैं और हॉट वाटर में कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होगा, कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। पानी ठंडा होगा तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ोल्व होगी तो एक्वेटिक एनिमल कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या नोट करेंगे, एक्वेटिक एनिमल फील more comfortable in cold, aquatic animals are more comfortable in cold water in comparison to the hot water, because according to Henry's law temperature is inversely proportional to the
solubility of the gas या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पर एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, ठीक है ना। 3 एप्लीकेशन है इसमें, मेजर एप्लीकेशंस। पहला क्या है, मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाई जाती है उसमें क्या किया जाता है कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व की जाती है। हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व किया और उसका कैप लगा दिया सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। तो क्या होगा, हाई प्रेशर के कारण CO2 ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्यूबल हो जाएगी वाटर में। और जैसे ही अपन उसका कैप खोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल का, जब जैसे ही अपन उसका कैप खोलते हैं तो क्या होगा, जैसे ही कैप खोला प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीज हुई, तो एकदम से वो फिज साउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, निकलेगी, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हेनरी लॉ यहाँ पर लग रहा है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी। नंबर 2 देखिए, टू अवॉइड BEND बैंड डिसीज इन स्क्यूबा डाइवर्स। टू अवॉइड बैंड डिसीज इन स्क्यूबा डाइवर्स, जो समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो नीचे चले जाते हैं बहुत डीप इन द ओशन। तो क्या होगा, नीचे ओशन की जो लेयर्स होंगी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे वो ले जा रहे हैं नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसकी जो एयर जो होगी, जो मिक्सचर ऑफ गैस होगी, वो क्या होगा, हाई प्रेशर के कारण ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही वो डाइवर ऊपर सरफेस पे आया, वापस आया ऊपर सरफेस पर, तो क्या हुआ, एकदम से प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज हुई तो क्या हुआ कि वो जो एकदम से जब वो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो बबल्स के फॉर्म में वो ब्लड से बाहर आ गई वो गैस। तो जो मिक्सचर ऑफ गैस में हम जैसे एयर में देखते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, 78% नाइट्रोजन होगी। तो ज़्यादातर नाइट्रोजन जब गैस निकलेगी तो बबल्स ऑफ नाइट्रोजन ब्लड कैपिलरीज में क्रिएट हो जाएंगी, ऐसे एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगी, जिसके कारण ब्लड कैपिलरीज का रप्चर या उनका रप्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी, डैमेज होने की संभावना बढ़ जाएगी। उस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, BEND बैंड डिसीज़। तो उससे क्या होगा, गोताखोर की डेथ भी हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए आजकल जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें कम कर दी गई है, 52% कर दी गई है इन कंपेरिजन टू द 78%, और हीलियम गैस का भी उसमें यूज़ किया जा रहा है। उसके कारण क्या होगा कि प्रेशर कम होगा और ये बबल्स टाइप के क्रिएट नहीं होंगे, रप्चर नहीं हो पाएगी हमारी कैपिलरीज, जो डाइवर्स होते हैं उस कैपिलरीज डैमेज होने का खतरा कम हो जाएगा और उसको हम बचाया जा सकता है इस डिसीज़ से, बैंड डिसीज़ से, ठीक है ना। तीसरा देखिए एनॉक्सिया मतलब एयर की कमी, ऑक्सीजन की कमी। जब हम ऊपर पहाड़ों पर बहुत हाइट पर जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, जब प्रेशर ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे, हाई प्रेशर पर जो होगा आपका एयर प्रेशर का कम हो जाएगा, तो कम होगा तो क्या वो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन की या एयर की, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिस डिसीज को क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 3 एप्लीकेशन है, हमको ये पढ़ना है, हेनरी लॉ पर बेस्ड 3 एप्लीकेशंस। ओके, नाउ यू सी इन टेक्स्ट, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड इंटेक्स समझेंगे। 2.6 जो इंटेक्स है इसमें हमको दिया है गिवन इन द क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये STP का दिया है प्रेशर, ये नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट STP स्टैंड प्रेशर, जो तो STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 0.9 के आसपास बार है, या फिर अपन ऐसा यूनिट की बात करें तो 10⁵ पास्कल है ना, तो STP हो गया, ये प्रेशर हो गया। और दूसरा हमको ये दिया हुआ 0.195 M लिखा हुआ है, M मतलब क्या होता है, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जब 0.195 M दिया है तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स इतने हो गए 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो N1 मान लिया उसका, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 0.195, तो उसको N1 मान लिया हमने, ठीक है। अब N2 क्या है, सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू मोलैलिटी डेफिनेशन, सॉल्वेंट कितना है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर।
तो इसका मोल निकालना है अपन को वाटर की, तो मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो गया मास 1000 डिवाइडेड बाय 18। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो अपन दोनों में डिवाइड करेंगे तो अपना जाएगा 55.5 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वो N2 हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, N1 और N2। हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूट जो है उसकी हम वो निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए। तो x1 मतलब ये तो N1 सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो N1 ये हो जाएगा और N1 ये हो गया प्लस N2 हो गया 55.5। तो ये हमारा वो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.0035 हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हेनरीज अपन लॉ लगाएंगे, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो पार्शल जो प्रेशर है वो 10⁵ पास्कल है, और यदि बार में हमको निकालना है, यदि CGS यूनिट बार में हमको लेना है तो 0.987, ये 1 एटमॉस्फेरिक के आसपास होता है STP पे। तो 0.987 बार इक्वल टू KH, और x की वैल्यू अभी निकाली थी, KH हमारा क्या आ जाएगा 282 बार आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑफ इंडेक्स 2.7, इसको समझ लीजिए। KH हमको गिवन है 1.67 10⁸ पास्कल, और जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये भी गिवन है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁵ लगा देंगे तो पास्कल में आ जाएगा। तो हमने हेनरी लॉ लगा दिया, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। P हमारा ये आ गया, ठीक है ना, और KH की वैल्यू गिवन है, x हमने निकाल लिया, x क्या आ गया 1.517 10⁻³ x क्या है, x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन गैस। मगर हमको यहाँ पर ये निकालना है कि मोल फ्रैक्शन नहीं है, कितना अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ, मतलब कितना मोल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हमको ये पूछा है कितने ग्राम वो गैस डिजॉल्व होगी, कितने ग्राम वो गैस डिजॉल्व होगी। तो हमको ये मोल फ्रैक्शन को उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए आप, हम मोल फ्रैक्शन को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है सॉल्यूट के। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है x1 इक्वल टू N1 प्लस N1 प्लस N2, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। अब यदि हम N1 तो हमारा सॉल्यूट का मोल निकालना है अपन को, ठीक है ना, और N2 मतलब सॉल्वेंट का मोल हमको चाहिए। सॉल्वेंट के मोल को लिए N2 इक्वल टू कैसे, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। वाटर का मतलब जैसे 1 मोलरिटी की बात करें तो 1000 ग्राम 1 किलोग्राम यदि वाटर है, तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये कितने मोल आता है 55.5 मोल आता है। कब आता है, जब ये 1 किलोग्राम की बात है। मगर यहाँ पर हमको ये तो हमारी मतलब पहले से पता है 55.5 फॉर 1 किलोग्राम, सिंस देन देयरफॉर क्या होगा N2 फॉर 500 ग्राम, मतलब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, तो 500 ml को लगभग हम 500 ग्राम मान लेंगे तो मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। तो ये कितने मोल से जाएंगे 27.78 मोल आ गए, किसके, वाटर के आ गए, ठीक है। हमने फिर से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा x1 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो N1 को हमने थोड़ा इग्नोर कर दिया, क्योंकि N1 जो है यदि आप करके देखेंगे तो N1 जो है वो N2 के आगे बहुत छोटा, उसका मतलब उसके कंपेरिजन में हम उसको ओमिट कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, रफली मतलब वो उतना ही आएगा N1 अपॉन N2 के बराबर। तो हमने N1 अपॉन N2 ले लिया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 इज रफली इक्वल टू या पार्शियल इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कहाँ 1.517 10⁻³ अभी अपन ने निकाली है जस्ट इसके पहले, x1, ठीक है, इक्वल टू N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है डिवाइडेड बाय 27.78, यहाँ से आ गया, तो N1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ N1 इन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना जाएगा 42.14 10⁻³ मोल आ गया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, मास मतलब W ले लिया और मोलर मास M ले लिया, तो मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। हमको मास निकालना है, हमको W निकालना है यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो W इक्वल टू N1 इंटू M, N1 हमारा ये आ गया 42.14, ये आ गया N1, और इंटू मोलर मास, किसका मोलर मास हमको यहाँ पर चाहिए, किसके यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास होता है C+O2 करेंगे तो 44 होता है, 44 ग्राम पर मोल होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है ना। यहाँ पर ये CO2 गैस ली हुई है, ठीक है।
44। तो हमारा W क्या आ गया, मास ऑफ CO2 कितना डिजोल्व हुआ, 1.854 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।